चलो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। स्टोमैटा को हमने पढ़ा था कि बेसिकली these are openings which are present on the underside of the leaf। ये लीफ की अंदर साइड में पाई जाती है ओपनिंग्स, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये गैस एक्सचेंज में मदद देती है और दूसरा एवापोरेशन ऑफ वाटर, जो पानी है उसको एवापोरेट करवाने में हेल्प करती है। उसी रेफरेंस से अगर आप देखिए तो नॉर्मली अगर देखें डे टाइम पे एंड एट नाइट, दो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो गार्ड सेल किस तरह कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमक। अब डे टाइम पे गार्ड सेल हमें कुछ इस तरह ओपन नजर आए। ये गार्ड सेल एट डे टाइम। नाइट में आप देखिए तो अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा ओपन। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किस तरह कंट्रोल होती है। अच्छा एक चीज और आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमने सेल बनाए हैं, कितने सेल है? इसलिए कभी कभी वो आपको कहते हैं कि एक गार्ड सेल की जो है ना तस्वीर बने। तो बाद लोग क्या करते हैं कि वो इस पेयर को एक गार्ड सेल कंसिडर करते हैं, दोनों को बना, वो गलत होता है। जब वो एक गार्ड सेल कहते हैं तो आप सिर्फ एक की तस्वीर बनाए, ठीक है। अगर वो पेयर ऑफ गार्ड सेल कहते तो फिर आपने दोनों बनाए। अब इसमें डे टाइम पे ओपन कैसे होते हैं या रात के वक्त ये क्लोज कैसे होते हैं। अब देखिए ना, रात के वक्त ये अमूमन ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही डे टाइम आता है, एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इसके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स होते हैं। कौन सी डे? ये ये इसकी सेल वॉल है, तो मैं लेवल करता हूँ। ये सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, एंड देन ऑब्वियसली सेल है तो न्यूक्लियस भी इसके अंदर होगा। अच्छा अब इस गार्ड सेल को देखिए कि नॉर्मली जब डे टाइम होता है, सुबह के वक्त क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स काफी सारे होते हैं। तो डे टाइम पे ये करते क्या है कि कुछ जो प्रोटॉन्स हैं उनको पंप करना शुरू कर देंगे थ्रू देयर सेल वॉल इनटू, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। तो यहां से ये जी हाँ जी, दो तो यहां से फिर क्या होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं या हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो पंप आउट हो जाते हैं, ठीक है। डे टाइम पे क्या होगा, प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन जो होते हैं वो कहां पर पंप हो जाते हैं, एपिडर्मल सेल के अंदर जो है वो पंप हो जाते हैं। जब ये एपिडर्मल सेल्स के अंदर पंप होते हैं तो इसका मतलब ये, अब अंदर जो है वो नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बाहर निकल आए। जी समझ नहीं आया?
प्लांट्स के अंदर गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, जब दिन चढ़ता है, सूरज की रोशनी होती है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है, इन गार्ड सेल के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन आयंस पैरा। जब डे टाइम होगा तो सनलाइट में ये प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये पंप होके बाहर किसमें आना शुरू हो जाते हैं? एपिडर्मल सेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये एपिडर्मल सेल के अंदर आते हैं, तो अंदर से ये कौन से चार्जेस बाहर निकल आए? पॉजिटिव चार्जेस बाहर। जब ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बाहर निकल के एपिडर्मल सेल के अंदर चले जाते हैं, तो अब देखिए अंदर फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी कम हो गई, ठीक है, और नेगेटिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। उस चीज को बैलेंस। सर जी। सर लेकिन हमारी बुक में ये लिखा हुआ था कि जो कैम्ब्रिज की बुक थी बायोलॉजी की, उसमें लिखा था कि जो पोटेशियम कंसंट्रेशन होती है ना स्टोमेटा के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है डे में और डिक्रीज हो जाती है नाइट में। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी पोटाशियम कहां से आएगी। आप पूरा पढ़ तो लेते हैं। सर सर पहले सुने, इसके बाद मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ चीज गलत पढ़ाई है। पहले सुने पूरा। अच्छा, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब ये प्रोटॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, अंदर नेगेटिविटी क्या हो गई? ज्यादा। अब उस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जो पोटाशियम आयंस होते हैं, जो कि कहां पर होते हैं? एपिडर्मल सेल के अंदर होते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल से फिर क्या करेंगे? इनसाइड मूव करना शुरू कर देंगे। कहां पर? गार्ड सेल के इनसाइड। ठीक हो गया? तो अब समझ आ गई कि पोटाशियम आयंस कहां से आते हैं? पोटाशियम आयंस एपिडर्मल सेल से आते हैं। हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे, उससे अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस होते हैं वो एपिडर्मल सेल से इनसाइड जो होता है वो गार्ड सेल के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, या गार्ड सेल के अंदर मूव करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब होगा ये कि जैसे पोटेशियम आयंस है वो गार्ड सेल में ज्यादा हो गए, तो अंदर जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये पोटाशियम चला गया, पोटाशियम का टाइप ऑफ सॉल्ट है ना। अंदर फिर क्या हुआ? सॉल्यूशन कौन सा हो गया? हाइपरटोनिक, कॉन्सेंट्रेटेड। जब गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? यहां से बाहर से यानी कि एपिडर्मल सेल से, जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, पानी जो है स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द गार्ड सेल। पानी कहां पर जाना शुरू कर देगा? गार्ड सेल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सेल टर्जिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो अब देखिए गार्ड सेल की जो अंदर वाली सेल वॉल है वो थिक है, और बाहर वाली साइड वॉल क्या है? थिन है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, पानी ज्यादा होता जा रहा है, तो वो प्रेशर किस पे एग्जर्ट हो रहा है? सेल वॉल। जिस साइड पे सेल वॉल थिन है, किस साइड पे थिन है? अंदर या बाहर? सेल वॉल। नो, थिन है बाहर है ना, अंदर तो ठीक है। अंदर सेल वॉल ठीक है, बाहर की तरफ सेल वॉल क्या है? थिन है। जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर जहां पे सेल वॉल थिक होती है ना, वहां से सेल बेंड करना शुरू कर, क्योंकि वहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, तो वहां पे पावर कम होती है, तो सेल बेंड करना, जैसे ये है तो सेल ऐसे ऐसे बेंड करेगा। तो दोनों साइड से सेल ये देखिए नॉर्मली होता ही है कि लाइक जैसे ये है, अगर ये बाहर से बेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? दरमियान में ओपन हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि दरमियान में फिर डे टाइम पे क्या होता है? ये ओपन हो जाता है। तो ये वो वजह है कि जब डे टाइम पे टर्जिडिटी की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, ये सेल जो होते हैं वो स्टोमाटा ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज भी होता है। और उसके अलावा जो है गैस एक्सचेंज के अलावा दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी हो रही होती है? इवापोरेशन। जी आप बताइए सर, आप समझ आइए। यस सर। चलो, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट। जी स्टोमेटा ओपन हो गया।
अच्छा, उसके बाद अब जब रात होती है तो दोबारा से क्या होना होता है, इसको क्लोज होना होता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रात के वक्त ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स बाहर पंप होकर नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो अंदर फिर पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऑलरेडी पोटाशियम अंदर है ना, तो अब हाइड्रोजन भी बाहर आना बंद हो गए, ठीक है। तो फिर अंदर पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। रात के वक्त की बात आता है, जब रात होनी है तो रात को स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब ये क्यों क्लोज हो रहे हैं, इस वजह से क्लोज हो रहे हैं, जैसे हमने बताया, जैसे रात होगी ना तो रात के वक्त क्या होता है, अब ये प्रोटॉन बाहर पंप होना बंद हो, सर तो हाइड्रोजन बाहर पंप होना बंद हो गए, तो ऑलरेडी पोटेशियम तो अंदर काफी ज्यादा जा चुका होगा, तो ये हाइड्रोजन के अंदर रह जाएगा, तो ये डबल चार्जेस जो पॉजिटिव है वो अंदर रह जाएंगे, जिससे अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, ठीक है। अब बाहर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए फिर क्या होता है, पोटाशियम आयन अब बाहर मूव करना शुरू करें। अब पोटाशियम आयन कहाँ मूव करेंगे, सेल से बाहर की तरफ, एपिडर्मल सेल की तरफ, क्लियर अब। अच्छा, अब जब पोटाशियम जो है वो एपिडर्मल सेल में मूव कर गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो। सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि यहां से पानी जो होता है रात को, वो सेल से या गार्ड सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब पानी जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो उस वजह से फिर ये होता है कि ये सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो दोबारा ये स्ट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ले जी, ये था कॉन्सेप्ट। अगर आपको आपको चीज समझ नहीं हो आप पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सर जी, सर एपिडर्मिस सेल में पोटेशियम कहाँ से आता है? देखो बेटा, एक बात याद रखो कि जमीन जो है, सॉइल जो होता है, प्लांट जितने भी ये मिनरल्स होते हैं ना, वो जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स। तो ये रूट से अपने ले रहे हैं, सॉइल के अंदर ये सारा कुछ होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, आयोडाइड होते हैं, कैल्शियम होता है, वो सारा कुछ वहीं से लेते हैं वो। देखो भाई, एक बात याद रखो, सेल वॉल जो होती है ये बड़ा स्टिफ स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। प्लांट्स और एनिमल सेल में ये तो डिफरेंस आता है कि जब एनिमल सेल ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं ना, उसकी सेल वॉल बहुत हार्ड होती है ड्यू टू सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो है ना वो एक डेड स्ट्रक्चर है। तो उस डेड स्ट्रक्चर के अंदर फिर आप ये देखिए कि वो सेलुलोज सेल वॉल इतनी हार्ड और स्टिफ होती है कि पानी जो होगा उसका प्रेशर उसको पड़ने नहीं देगा। टेंशन होते हैं, जब पानी ज्यादा आ जाता है ना, तो फ्लैसिड या प्लाज्मोलाइज, इसके लिए फिर आपने वर्ड यूज कर है कि सेल या तो फ्लैसिड हो गए या प्लाज्मोलाइज हो गए, सुकड़ गए। चलिए, हमारा चैप्टर हो गया एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज अबाउट ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। बल्कि उससे पहले आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर ट्रांसपोर्ट दोनों है, प्लांट और एनिमल। तो हम पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अच्छा, जब न्यूट्रिशन एनिमल्स को अगर हम देखें, तो पहला जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम
फूड कंपोनेंट्स। हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनसे एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है उसको आप क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिशन का नाम। ठीक। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि वो फूड कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड कंपोनेंट्स which provide energy, यानी वो वाले फूड कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रिएंट्स का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे हम जो फूड खाते हैं, एक्चुअली वी रिक्वायर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि बैलेंस डाइट होती क्या है। फूड that contains all the essential components फूड जिसमें तमाम जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। जिसमें तमाम अहम कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसे आप क्या नाम देंगे? बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। अब वो जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है उनको हम देखें तो नेक्स्ट वो कौन कौन से? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, then lipids, we have proteins, vitamins, minerals, roughage, ये जिसे डाइटरी फाइबर कहते हैं, और वाटर। अगर किसी फूड के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो जो फूड है वो एक बैलेंस डाइट है, वो एक बैलेंस फूड है। क्योंकि नॉर्मली ये होते कि अगर हम बैलेंस फूड नहीं खा रहे होते तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैल न्यूट्रिशन। ठीक है। हम उसे टर्म को यूज करते हैं मैल न्यूट्रिशन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैल न्यूट्रिशन जो है वो क्या सिर्फ कम फूड खाने से होती है? एक्सेस से भी हो सकती है। देखिए, आप दोनों कंडीशन में मैल न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अगर आप अंडर न्यूट्रिशन है, आप वाइटामिन जो इसेंशियल है वो नहीं ले रहे तो आप मैल न्यूट्रिशन कर रहे हैं। प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, लिपिड ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है। मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर कम हो गए हैं, आयरन नहीं मिल रहा, कैल्शियम नहीं मिल रहा, मैल न्यूट्रिशन। इसी तरह फिर हम ये देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे होते हैं, जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर रहा है, लिपिड्स का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, अननेसेसरीली प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहा है, तो वो भी क्या है? मैल न्यूट्रिशन की ही एग्जाम्पल है। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमें जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है एनर्जी की डेली बेसिस पे, अगर वो हम डेली बेसिस पे पूरी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम जो है वो हमारा जो डाइट है वो क्या है? बैलेंस है। तो ये क्या बात है? देखिए शायद बहुत डाल देंगे। पता हो गया ठीक है वो ऐसा तो नहीं कि हम आप कहीं रहे हैं आप। अच्छा, अब देखिए इसमें जब हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि नॉर्मली होता ही है कि हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो डेली चाहिए होती है। अब उसमें सारे लोगों को एक जैसी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं, बच्चों को और चाहिए, एडल्ट को और चाहिए, बूढ़ों को और चाहिए।
इसी तरह मेल और फीमेल जो होते हैं उनका बॉडी मास डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उनको भी एनर्जी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए बताता हूँ। एक एक 5 साल का बच्चा, ठीक है, एक है 18 साल का बच्चा, ठीक है, और एक है 60 साल का जवान पाइलट। अब इन तीनों में सबसे किसको चाहिए? 18 साल। क्यों? 5 साल वाले। सर क्योंकि वो 18 साल में ज्यादा काम करने हैं, मतलब ठीक है, आप क्या कहेंगे? 5 साल वाले रीजन वही कुछ करनी है उसको ग्रो करने के लिए। नहीं, वजह पता है कि दोनों ग्रोइंग पेयर में, तो इसके बॉडी मास ज्यादा हो गया, बॉडी बड़ी है ना, तो जिसका बॉडी मास ज्यादा और वो एक्टिव भी ज्यादा होगा ना, ये बेचारा तो स्कूल भी नहीं जा रहा शायद, ये कॉलेज जा रहे हैं, वैसे भी और काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं ज्यादा, ये क्या इससे आधा दिन तो मोबाइल पकड़ के बिस्तर पे लेटे हैं, इसकी एक्टिविटीज कम है, ठीक हो गया। इसलिए वो अक्सर पेपर में आया होता है, आपको उससे चार्ट दिया होता है, फिर वो कहते हैं 5 साल, चलिए एक 8 साल का लड़का है, या जो भी लड़की है, ठीक है, एक 65 साल की औरत है, और एक 25 ईयर्स की औरत, इन तीनों में से किसको ज्यादा लेना चाहिए? जी, 25। अगर मैं यहां पर कर देता हूं, एक 25 ईयर्स का जो है वो मेल है, फीमेल है, एंड बेबी, क्यों? सर उसकी ग्रोइंग एज और फिर साइकिल है, एग्जैक्टली, गुड। इसका जो है ऑब्वियसली बॉडी इसको आयरन ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अमूमन हम देखेंगे कि एक तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से आयरन और प्रोटीन लॉस ऑफ, यस, फिर उसके बाद इसकी भी एनर्जी अमूमन, अगर हाँ ये एथलीट है तो फिर इसको ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है मुश्किल। और अगर एक्टिव देखिए, बेस्ड ऑन एक्टिविटी, अगर एक हम ये कह देते हैं जी, अगर फर्स्ट करिए फीमेल एथलीट है, ठीक है, और ये 25 ईयर्स का मेल है, तो एथलीट की शक्ल में फीमेल को ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि एक एथलीट का मतलब कि वो एक्सरसाइज कर रही है, उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर, बेशक उसका बॉडी मास कम है, फीमेल का बॉडी मास कम है एज कम्पेयर टू मेल। सर सर मर्द ज्यादा काम करते हैं, उसकी वजह से फीमेल मर्द को ज्यादा नहीं खाना चाहिए फीमेल की जगह? कंडीशन है ना वो, बता रहा हूँ कि देखिए, बाज फीमेल बाज मेल हर नाम भी तो होते हैं, वो अगर वो सारा दिन बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उन्हें तो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे हम एथलीट साथ लिख देते हैं फीमेल के, तो फीमेल अगर एथलीट है ना, यहाँ एक्टिव लाइफ वाली है, और ये सेडेंटरी लाइफ वाला है, सेडेंटरी होता है कि वो खा पी के बस लेट जाता है, तो ऑब्वियसली उसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। इस बात होती है कि ग्रोइंग से एक फेज है, तो उसमें वो कहते हैं कि वो बोन्स ग्रो कर रही होती है, हर बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है, बॉडी मास कम हो। अब देखिए वजन देखें, बॉडी मास पे डिपेंड है। अब जैसे 8 साल वाला है, अब 8 साल वाला मेल या फीमेल जो भी है, अब ये ऑब्वियसली इसका वेट कितना होता है, अंदाजन ये हम कह सकते हैं कि 8 साल वाला जो बच्चा होता है, चलो जी थोड़ा हेल्दी होगा, 28 किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। अब 25 वाली जो फीमेल है वो मोटी भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली हाँ इसका 50 से अबव ही हो जाएगा, ठीक है, 50 से अबव ही होगा ना, तो देखिए उसका मैथ्स ऑलमोस्ट डबल पे जा रहा है। और सर अगर 25 एक मेल है तो वो 60 के अबव होगा। हाँ ये 60 से अबव है, लेकिन अगर ये एथलीट है जिसकी बॉडी को ज्यादा चाहिए, सर हमने तो फिर काम चाहिए, फिर मेल को ज्यादा चाहिए। सर हमने लास्ट में कुछ किया था, इसमें हमने मैन लेबर पर पता चला था कि लेबर जो मेल होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने काम भी करना होता है, बिल्कुल, तो फिर तो अब यहाँ पर फीमेल को क्या करना चाहिए? फीमेल लड़का एथलीट हो गया, अदरवाइज एक्टिव हो जाए, अदरवाइज मेल को ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये चलिए बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में